सो हेलो एवरीवन। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी थ्योरी क्लासेस। तो आज है अपना लेक्चर 1, मॉड्यूल है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। और इस मॉड्यूल में हाइड्रोलॉजी का अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है कि रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन। तो उस पर सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजिक साइकिल के बारे में। देन अपन बात करेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन में अपन डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड द मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। इन तीन टॉपिक को ही अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल की। तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है ये साइकिल है, रिपीटेड है। तो अपन जैसे एग्जांपल लेते हैं ओशियन से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ओशियन से सबसे पहले होता है एवोपरेशन। ओशियन से एवोपरेशन के बाद में सबसे पहले ओशियन से होता है एवोपरेशन वाटर वेपर्स का। वाटर वेपर्स ऊपर जाती हैं, ऊपर जाके क्लाउड्स फॉर्म करती हैं। क्लाउड्स फॉर्म करने के बाद में वहां लोअर टेम्परेचर अचीव होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद में प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, जो कि होती है रेनफॉल ग्राउंड सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा इवोपोरेशन, देन कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। इस प्रेसिपिटेशन का कुछ पार्ट डायरेक्टली रेडिएशन के थ्रू इवोपरेट हो जाता है और जाके एटमॉस्फेयर में चल जाता है और हिस्सा हो जाता है क्लाउड्स का। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन के बाद में कुछ जो पार्ट है वो इंटरसेप्ट हो जाता है ट्रीज में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो कुछ पार्ट जो है वो इंटरसेप्ट हो जाता है। वहां पर ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स के रूफ टॉप में, ट्रीज के लीव्स में कुछ पार्ट इंटरसेप्ट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं इंटरसेप्शन लॉसेस। ठीक है, उसके बाद में कुछ जो पार्ट है वहां पर छोटे छोटे, जैसे अपन मान लेते हैं ये कि लैंड सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रीज हैं और कुछ बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है वो इंटरसेप्ट हो जाता है इन ट्रीज में, इन रूफटॉप्स में, जिसको अपन बोलते हैं इंटरसेप्शन। और कुछ पार्ट जो है वो छोटे छोटे डिप्रेशंस होते हैं उसमें कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन डिप्रेशन स्टोरेज। इसके बाद में जो वाटर, एडिशनल वाटर होता है, जो वाटर ग्राउंड सरफेस पे आता है, वो इनफिल्ट्रेट होता है। ठीक है, तो इनफिल्ट्रेशन में भी 3-4 पैरामीटर हैं। इन्फिल्ट्रेशन के बाद में ये जो वाटर है, जो कुछ वाटर है वो तुरंत रीअपियर होता है सरफेस में, जिसको बोलते हैं पर इंटरफ्लो। बट ये इंटरफ्लो जो होता है वो बहुत बहुत प्रॉम्प्ट होता है। तो कभी भी जैसे आप देख लीजिए कोई ड्रेन है, ये स्लोपी सरफेस है, अगर यहाँ से रेनफॉल हो रहा है तो अगर यहाँ पर कोई इम्परमेबल स्ट्राटा है तो रेनफॉल होके अगर वाटर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो वो रीअपियर होता है एडजॉइनिंग जो ड्रेन है उसमें। तो उसको अपन बोलते हैं इंटरफ्लो। बट ये लेकिन बहुत प्रॉम्प्ट होता है। यूजुअली स्टॉर्म्स अगर कोई 1 घंटे या 2 घंटे का होता है तो ये इंटरफ्लो अपन को जस्ट मिडिल ऑफ द स्टॉर्म में या फिर एट द एंड ऑफ द स्टॉर्म या आफ्टर द स्टॉर्म प्रॉम्प्टली ये रीअपियर होता है। तो इसको अपन बोलते हैं इंटरफ्लो। इंटरफ्लो के बाद में जो एडिशनल वाटर होता है वो कुछ वाटर सॉइल मॉइस्चर में एब्जॉर्ब हो जाता है। देन एडिशनल वाटर डीप पर्कुलेट हो जाता है। डीप पर्कुलेट होके वो या तो ग्राउंड वाटर फ्लो के थ्रू या बेस फ्लो के थ्रू ओशन में चला जाता है, या फिर वो पार्ट हो जाता है ग्राउंड वाटर स्टोरेज का या वाटर टेबल का। ठीक है, यहाँ पर जब सरफेस में वाटर आता है तो कुछ वाटर जो है वो इवोपरेट भी हो जाता है थ्रू द लेक्स या कोई भी वाटर बॉडी है, या फिर ये जो वाटर है वो ट्रांसपायर्ड हो जाता है ट्रीज से। तो उसको अपन कंबाइंड टर्म में बोलते हैं इवोपोट्रांसपायरेशन। ठीक है, सबसे पहले इवोपरेशन हो रहा है, इवोपरेशन के बाद में हो रहा है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद में हो रहा है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद में हो रहा है इंटरसेप्शन लॉस, इंटरसेप्शन लॉसेस के बाद में हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन के बाद में हो रहा है इंटरफ्लो, इंटरफ्लो के बाद में हो रहा है बेस फ्लो या डीप पर्कुलेशन, देन रन ऑफ, इवोपरेशन, इवोपोट्रांसपायरेशन। ये अपनी वाटर साइकिल होती है। इस वाटर साइकिल में अपन बात करें तो लॉसेस की, ठीक है, तो जितनी भी वाटर है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा रन ऑफ के लिए, उसको बोलते हैं अपन एब्स्ट्रैक्शन लॉसेस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन या लॉसेस। तो ये एब्स्ट्रैक्शन जो है ये है इवोपोरेशन, इंटरसेप्शन, इन्फिल्ट्रेशन, ये है इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन, इवोपोरेशन, इवोपोट्रांसपायरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, हालांकि ये जो एब्स्ट्रैक्शंस हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चेंज होते हैं। अगर कोई
वाटर रिसोर्स इंजीनियर है, ठीक है, वो इंटरेस्टेड होगा रन ऑफ के लिए। तो जो भी पार्ट जो रन ऑफ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वो उसके लिए लॉसेस होंगे, जैसे इंटरसेप्शन लॉसेस, इवोपोट्रांसपिरेशन, इवोपरेशन लॉसेस, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस। बट अगर कोई एग्रीकल्चर इंजीनियर है, वो इंटरेस्टेड होगा कि कितना वाटर सॉइल में एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट ऑफ स्टडी है। तो उसके लिए बाकी जो चीजें हैं जो सॉइल मॉइस्चर को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, वो उसके एब्स्ट्रैक्शन लॉसेस में जाएगी। फॉर ग्राउंड वाटर इंजीनियर है, तो वो इंटरेस्टेड होगा कि कितना वाटर डीप पर्कुलेट हो रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल पे जा रहा है, या फिर कितना वाटर वेस्ट फ्लो का पार्ट हो रहा है। उसके अलावा जितना भी वाटर दूसरे उसमें जा रहा है, दूसरे कैटेगरीज में जा रहा है, तो वो उसके लिए होगा एब्स्ट्रैक्शन लॉसेस। बट एज एग्रीकल्चर इंजीनियर या वाटरसाइड इंजीनियर, हम जो रन ऑफ है उसको इंटरेस्टेड हैं, और बाकी जो पैरामीटर हैं दूसरे दूसरे साइकिल के दूसरे पैरामीटर हैं, उसको अपन एब्स्ट्रैक्शन लॉसेस मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होता है, वो ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड, ओके, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड और आइदर इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड। लिक्विड की कैटेगरी बोले जिसको अपन रेनफॉल बोलते हैं, तो ये होती है 4 कैटेगरी की। लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ द ड्रिजल, तो ये स्टैंडर्डाइज हैं कुछ वैल्यूज, ठीक है। ड्रिजल अपन उसको बोलेंगे जब अपनी रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज रेनफॉल इज इक्वल टू द डेप्थ और मैग्नीट्यूड ऑफ द रेनफॉल डिवाइडेड बाय द टाइम। तो ड्रिजल जो होता है वो लेस देन 1 mm पर आवर होता है, लाइट होता है 2.5 mm पर आवर से कम, देन मीडियम होता है 2.5 से 7.5 mm पर आवर, और हैवी होती है 7.5 से ग्रेटर देन 7.5 mm, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड, ये 4 कैटेगरीज होती हैं इसकी। इन द फॉर्म ऑफ द स्नो, स्लीट, ग्लेज और हेल, ठीक है। तो स्नोफॉल तो सभी को पता है। स्लीट जो होता है, स्लीट होता है फ्रीजिंग रेनफॉल, ठीक है। फ्रीजिंग रेनफॉल को ही अपन स्लीट बोलते हैं। ग्लेज जो होता है, ग्लेज होता है द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉलिंग ऑन अ फ्रोजन सरफेस आइस कोटेड, ठीक है। जब भी फ्रोजन सरफेस में वाटर ड्रॉपलेट्स गिरता है, फ्रोजन वेदर में गिरता है, तो वो ग्लेज के फॉर्म में गिरता है। देन बात आती है हेल की। हेल होते हैं लार्जर साइज के आइस पैलेट्स ग्रेटर देन 8 mm, ठीक है। तो ये जो सॉलिड वाला पार्ट है, स्लीट, ग्लेज, हेल, ये कॉमन नहीं है इंडिया में, तो अपन इसमें ज्यादा में डिस्कस करनी नहीं करेंगे। स्नोफॉल के जो मेजरमेंट होता है, अगर आप आगे पढ़ेंगे अपन रेन गेजेस के बारे में, मेजरमेंट ऑफ द रेनफॉल के बारे में, तो एक याद रखने वाली बात यह है कि जो स्नोफॉल का मेजरमेंट होता है वो इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ द रेनफॉल अपन लेते हैं, ठीक है। तो इसकी इक्विवेलेंट डेप्थ निकालने के लिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है स्नो की 0.06 से 0.15। यूजुअली अपन इसको 0.1 लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो अगर 0.1 लेते हैं तो अपन एक रफली मान लेते हैं कि अगर कहीं पर स्नोफॉल हो रही है, जैसे 1 सेंटीमीटर ऑफ द स्नोफॉल हो रही है, तो 0.1 स्पेसिफिक ग्रेविटी से इक्विवेलेंट वेट आता है 1 mm ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ द स्नोफॉल विल इक्विवेलेंट टू द 1 mm ऑफ द रेनफॉल। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है और फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन के। नेक्स्ट अपन इस टॉपिक का डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो मैकेनिज्म जो रेनफॉल का है वो किस किस तरीके से मैकेनिज्म होता है प्रेसिपिटेशन का। तो 4 तरीके के मैकेनिज्म होते हैं। तो पहला मैकेनिज्म है फ्रंटल। एक्चुअली जो मैकेनिज्म होता है प्रेसिपिटेशन का, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्राइविंग फोर्स। कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जो वाटर वेपर्स को हायर एल्टीट्यूड पे ले जा रहा है, उसका टेम्परेचर लो कर रहा है और वहां पर कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है। सबसे पहले है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में जब भी 2 फ्रंट्स होते हैं, एक वार्म फ्रंट होता है, एक कोल्ड फ्रंट होता है, तो जब भी 2 स्ट्राइक करते हैं तो जो वार्म फ्रंट होता है वो कोल्ड फ्रंट के ऊपर आ जाता है। वार्म फ्रंट ऊपर आने के कारण लाइटर होता है, इस कारण से वो ऊपर आ जाता है। टेम्परेचर लो होने के कारण हायर एल्टीट्यूड में वहां पर टेम्परेचर लो होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोल्ड फ्रंट है और ये वार्म फ्रंट है, दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं। वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट के ऊपर चल जाता है क्योंकि वो लाइटर होता है, और यहाँ पर लो टेम्परेचर होने के कारण कंडेंसेशन हो जाता है और प्रेसिपिटेशन होता है। ये बहुत लार्ज कवरेज एरिया में होता है, ठीक है। सेकेंड जो मैकेनिज्म है इसका, वो है सेकंड मैकेनिज्म है
कन्वेक्टिव मैकेनिज्म। ठीक है, कन्वेक्टिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो कन्वेक्टिव फिनोमिना है। पहले वाले में फ्रंटल में ड्राइविंग फोर्स था स्ट्राइकिंग ऑफ द टू रेन फ्रंट्स, इसमें है इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो है कन्वेक्टिव करंट। तो होता क्या है कि कोई अगर ग्राउंड सरफेस है उसके जो सरफेस इन कांटेक्ट जो एयर है वो वार्म होती है, सरफेस वार्म होने के कारण वहाँ की जो एयर है वार्म हो जाती है, वार्म होने के कारण लाइटर होने के कारण वो अपर एटमॉस्फेयर में चल जाती है, हायर एल्टीट्यूड में चल जाती है, वहां पर टेम्परेचर लो होने के कारण कंडेंसेशन होता है, देन प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, ये स्मॉल कवरेज एरिया होता है इसका, इसको बोलते हैं फिर कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो बेसिकली कन्वेक्टिव करंट के कारण ही होता है। थर्ड मैकेनिज्म है अपने पास ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक मतलब होता है माउंटेनियस, तो ये प्रोमिनेंट होता है माउंटेन रीजन्स में। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि जब भी वार्म एयर किसी भी माउंटेन से स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइकिंग के कारण ये अपर एटमॉस्फेयर पे चल जाती है, अपर एटमॉस्फेयर पे टेम्परेचर लो होने का कंडेंसेशन होता है और रेनफॉल होती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना आता है रेन शैडो का। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन उसके फ्रंट साइड में हो जाती है माउंटेन के एज कंपेयर टू द लीवर्ड साइड में, तो इसको बोलते हैं रेन शैडो। और ये जो जहां पर ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है इसको बोलते हैं रेन फ्रंट। तो हमेशा आप देखिएगा किसी भी माउंटेन में रेन फ्रंट साइड में रेनफॉल ज्यादा होती है और मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन वहां हो जाती है, जो ह्यूमिडिटी है, जो वाटर वेपर्स हैं वो अपना मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन वहां पर लूज कर देती है। इस कारण से जो लीवर्ड साइड है वहां पर रेनफॉल कम होती है, इसको बोलते हैं अपन रेन शैडो। एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं जैसे जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसमें आप देखिएगा जो केरल मालाबार साइड में जो है वो उसका रेन फ्रंट होता है। तो जितनी भी अरेबियन सी से जितनी भी क्लाउड्स आते हैं, जितना भी मानसून आता है उसका मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन उसके फ्रंटल साइड में होता है। लीवर्ड साइड में जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु दूसरे हैं, ये रीजन ड्राई रीजन कहलाते हैं, ये रेन शेडो का पार्ट होता है। ठीक है, लास्ट अपने पास जो मैकेनिज्म होता है वो है साइक्लोनिक। तो साइक्लोनिक यूजुअली प्रोमिनेंट होते हैं कोस्टल एरियाज में। तो साइक्लोन प्रेसिपिटेशन भी जो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं साइक्लोन्स और एक होते हैं एंटी साइक्लोन्स। तो ये साइक्लोन्स में क्या होते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू अ सेंटर जो विंड जो है विंड विद कैरीज विद लॉट ऑफ मॉइस्चर, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है इन विंड्स में, तो ये रोटेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स सेंटर। ठीक है, और फिक्स सेंटर में रोटेट करते हैं। देन अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है इनका तो ये इनको बोलते हैं एंटी साइक्लोन्स, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं साइक्लोन्स। इसका कवरेज होता है 200 स्क्वायर किलोमीटर, तो बहुत लार्ज कवरेज एरिया होता है। ये यूजुअली कोस्टल एरिया में प्रोमिनेंट होता है। देन अपन बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में। तो अपने पास मेजरमेंट प्रेसिपिटेशन मेजर करने के लिए दो टाइप की डिवाइसेस अपन यूज करते हैं। पहला है नॉन रिकॉर्डिंग डिवाइसेस एंड दूसरा है रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। तो नॉन रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में होता क्या है कि ठीक है, एक फनल है जो कि रेन कलेक्ट करता है और रेन कलेक्ट करके ये जो बॉटल है इसमें ड्रॉप करता है। ठीक है, एक कंटेनर होता है जिसमें ड्रॉप करता है, और IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसका जो एम्प्लॉय है वो रोज जाके एक फिक्स टाइम में उस बॉटल को मेजर करता है। तो मेजर करके अपने पास उसकी रेनफॉल की वैल्यू हो जाती है कि इतने डेप्थ ऑफ द रेनफॉल उस पर्टिकुलर डे में हुई है। ठीक है, तो इसको नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस बोलते हैं। इनको नॉन रिकॉर्डिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने विद इन अ डे अपने पास डेली रेनफॉल डाटा अपने पास रहता है इसमें कि आज पहले दिन कितना हुआ, दूसरे दिन कितनी रेनफॉल हुई, तीसरे दिन कितनी रेनफॉल हुई, बट एक कंटिन्यूस रिकॉर्ड नहीं होता विद इन अ डे कि पहले घंटे में कितनी हुई, दूसरे घंटे में कितनी हुई। ठीक है, तो इसलिए होते हैं नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस जो इंडिया में यूज करते हैं वो आप नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सिमंस टाइप रेन गेजेस, जो कि फाइबरग्लास पॉलिस्टर का बना होता है। तो कुछ इसके स्टैंडर्ड्स हैं कि इसकी जो ओपनिंग है 12.5 सेंटीमीटर की होती है, इसकी कैपेसिटी 10 सेंटीमीटर कैपेसिटी इसकी होती है। ठीक, इस बॉटल की कैपेसिटी। ओके, तो ये होते हैं नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस। अच्छा, इनकी लोकेशंस भी फिक्स करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स हैं कि किस तरह की लोकेशन इसकी होना चाहिए, उसका डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले है कि जहां भी रिकॉर्डिंग रेन गेजेस है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस रख रहा है उसका 5.5 इंटू 5.5 स्क्वायर मीटर एरिया फेंस्ड होना चाहिए। उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आना चाहिए, कोई भी
पशु है या फिर कोई भी एनिमल है तो वो ना आए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे उसकी रीडिंग्स को। देन ये 30 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल होना चाहिए। तो ये जो फ्रेम है इसका, ये फ्रेम बनता है 30 सेंटीमीटर होता है लगभग, वो यहाँ 55 सेंटीमीटर है, तो एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर जो है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, जिससे स्प्लैशिंग वगैरह कभी रेनफॉल हो तो उसमें स्प्लैशिंग ना हो पाए। देन एरिया ऑफ द ओपनिंग उसकी 100 से 200 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि ये है 12.7 डेसिमल्स में अपन यूज करते हैं। और 30 मीटर की टेरिटरी में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कोई 30 मीटर में कोई बड़ी बिल्डिंग या ट्री वगैरह ना हो, ऐसी जगह अपन को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए जिससे कि रेनफॉल के प्रोजेक्शन के कारण उसकी रीडिंग को ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है। तो ये होता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस का। अब अपन बात करते हैं रिकॉर्डिंग रेन गेजेस। तो रिकॉर्डिंग रेन गेजेस ब्रॉडली क्लासिफाई होते हैं 3 कैटेगरी में: नेचुरल साइफन टाइप, टिपिंग बकेट टाइप और विंग बकेट टाइप। नेचुरल साइफन टाइप जिसको फ्लोट टाइप रेन गेज भी बोलते हैं अपन। तो ये अपन एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है अपने पास नेचुरल सिफोन टाइप या फ्लोट टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेनगेज है जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज करता है। तो रिकॉर्डिंग रेनगेज का आपको मैंने बताया था, एक कंटिन्यूस रिकॉर्ड होता है इसमें इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ, जिससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि विद इन आवर या विद इन मिनट्स या इन पर्टिकुलर आवर कि कितना रेनफॉल हुआ है, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस रिकॉर्ड होता है। ओके, तो सबसे पहली कैटेगरी है इसमें अपने पास नेचुरल साइफन टाइप, या इसको बोलते हैं फ्लोट टाइप। तो इसमें एक सिमिलर एक कंटेनर होता है और एक होता है इसमें कलेक्टर, जो कि ये फनल है, जो कि रेनफॉल होती है फनल के थ्रू जाती है और ये कंटेनर में कलेक्ट करता है। कंटेनर में एक फ्लोट मैकेनिज्म होता है। ये फ्लोट मैकेनिज्म वैसे ही है जैसे आपने फ्यूल टैंक्स में देखे होंगे अपनी व्हीकल्स के, उसमें एक फ्लोट लगा रहता है विद जो कि फ्यूल के राइज एंड फॉल के कारण मूव करता है और अल्टीमेटली वो लिंक होता है आपके मीटर से, जो कि कैलिब्रेटेड होता है। सेम वैसी मैकेनिज्म है यहाँ पर कि एक कोई फ्लोटिंग डिवाइस होती है, ये पानी ऊपर नीचे राइज एंड फॉल के कारण ये ऊपर होती है, ऊपर होने के कारण यहाँ एक स्क्रूड मैकेनिज्म होता है जिसमें एक पैन अटैच होता है। पैन जो है वो एक ड्रम है, रोटेटिंग फिक्स टाइम में रोटेट होता है ड्रम, तो उसमें पैन जो है वो स्ट्राइक करता है और उसके ग्राफ्स को ड्रॉ करता है। तो जैसे जैसे ये राइज होता है वैसे वैसे उसकी रीडिंग को वो उसमें स्केच करते जाता है, ठीक है। इसमें साइफन अरेंजमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि इसकी एक फिक्स कैपेसिटी होती है। इस कंटेनर की फिक्स कैपेसिटी होने के बाद में जब ये हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है तो यहाँ पर साइफन एक्टिवेट हो जाता है और पूरा वाटर ड्रेन आउट हो जाता है। देन ये इनिशियल से रीडिंग चालू करता है। तो इसके एग्जांपल के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक अपने ये दिया हुआ है रिकॉर्डिंग रेन गेजेस का जो ग्राफ आते हैं, इनको मास कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मास कर्व है ये अपने पास है एक रिकॉर्डिंग रेन गेजेस का। तो अपन इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि एक रोटेटिंग ड्रम के अराउंड ये जो पेपर था रैप था, ग्राफिकल पेपर होता है इसमें। तो इसमें जो रीडिंग अपने पास रेनफॉल वर्सेस टाइम की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेनफॉल हुई, स्टार्ट हुई, इंक्रीजिंग हुई। देन जब ये 10 सेंटीमीटर की रीडिंग पे पहुंच गई 10 mm के बाद में ये कंटेनर जो है वो पूरा ड्रेन आउट हो गया। देन इसने रीडिंग फिर स्टार्ट की, ठीक है। तो अगर अपन बात करें इस 24 आवर की, एक दिन की, तो एक दिन में अपन निकाल सकते हैं कि भाई 0 से लेकर 24 लगभग 8.5 या 8.9 mm 8.5 या 8.7 mm रेनफॉल हुई है, ठीक है। अगर अपन को निकालना है कि सेकंड डे में, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 8 mm से, ठीक है, तो इसमें अपन निकालेंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था सेकंड आवर से यहाँ तक, तो लगभग हो गया 6 mm प्लस यहाँ से 10 से माइनस करके जितना भी बचा होगा, मतलब 6 से 7 mm, 7.5 7.6 mm, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो विद इन 2 आवर ड्यूरेशन में या 1 आवर ड्यूरेशन में भी अपन इसको निकाल सकते हैं। तो एक अपने पास कंटिन्यूस रिकॉर्ड होता है इसमें। सेकंड टाइप का होता है टिपिंग बकेट टाइप। टिपिंग बकेट टाइप कॉमन नहीं है इंडिया में, बट ग्लोबली बहुत कॉमन है ये, और यूएस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा भी अडॉप्टेड, यूएस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी यूज करता है इसका। तो इसमें भी सेम अरेंजमेंट है कि एक फनल होता है जो कि रेनफॉल कलेक्ट करता है। रेनफॉल कनेक्ट करने के बाद में ये जो फनल है ये एक जो टिपिंग टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है टिपिंग का, इस टाइप का अरेंजमेंट होता है।
ठीक है। तो इसमें ये स्क्रूड होता है सेंटर से और इसके 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी यहाँ रेनफॉल होती है, फनल कलेक्ट करता है, तो ये रेनफॉल कोई एक कंपार्टमेंट में गिरती है, यहाँ से पानी कलेक्ट होता है, कलेक्ट होने के बाद में वो आ जाता है नीचे। जब इसका एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट कर लेता है तो ये टिप आउट कर लेता है, टिप आउट करके जितना भी वाटर है वो नीचे कंटेनर में ड्रेन कर लेता है, ठीक है। ड्रेन करने के बाद इसका मूवमेंट यहाँ हो जाता है, देन जो रेनफॉल है वो सेकंड वाला जो कंपार्टमेंट है वो ऊपर हो जाता है और इसमें रेनफॉल कलेक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये नंबर ऑफ टिप्स काउंट करता है। तो अपने पास नंबर ऑफ टिप्स है और पर टिप की कैपेसिटी है, तो ये सिग्नल भेज देता है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग डिवाइस के बाद में, और वो इसको कंटिन्यूस रिकॉर्ड करते हैं कि विद इन अ टाइम नंबर ऑफ टिप्स और कितने हो रहे हैं, और उससे वो कैलिब्रेट करके टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बकेट साइज कैपेसिटी होती है 0.25 mm। थर्ड टाइप अपने पास होता है वेइंग टाइप। वेइंग टाइप जैसे कि इसका नाम में पता चल रहा है कि ये जो है वे करता है, ये वेट मेजर करता है रेनफॉल की। तो इसमें भी सेम अरेंजमेंट होता है, एक फनल होता है जिसको अपन कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्ट करके जो वाटर है वो कंटेनर में ड्रॉप आउट करता है, और ये जो कंटेनर है वो कोई एक वेइंग अरेंजमेंट है उसमें रखा रहता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली वेट जो है वो मेजर करता है और एक ग्राफ बनाता है इस तरीके का, ये जैसे ग्राफ है। तो अपन यहाँ अपन देख सकते हैं कि ये रेनफॉल है जो कि कैलिब्रेटेड है, एक्चुअली में ये वेट है, और ये है टाइम। तो जैसे जैसे रेनफॉल होगी वैसे वैसे ये राइज होगा और फॉल होगा, ठीक है। ड्यूरिंग नो रेनफॉल ये स्ट्रेट रहता है, देन ये राइज करता है, ठीक है। एक फिक्स कैपेसिटी होती है उसकी, उसके बाद में इसको खाली करना पड़ता है, देन ये फिर में रिकॉर्डिंग चालू करता है। तो ये अपने पास हो गया मेजरमेंट में। तो ये एंड है अपने पास पहले लेक्चर का। जो बचे हुए पॉइंट्स हैं प्रेसिपिटेशन के वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको जो भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और कुछ इसमें से पॉइंट्स अगर मिस हो गए हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं उस पर उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू।